तो हिसाब चाहिए तुझे? किस बात का हिसाब दीनू? मेरी याददाश्त तो कहती है कि तूने पिछले महीने काम से ज्यादा आराम किया है। मालिक, याददाश्त कमजोर हो सकती है, पर ये फटे हुए हाथ झूठ नहीं बोलते। 4 महीने से आपके खेतों में रात दिन एक किया है। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। बस ये पेट है जिसे भरने के लिए अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अरे ओ दीनू, ये गांव है, यहाँ मेहनत की कद्र होती है, बुढ़ापे की लाचारी की नहीं। तू अब धीमा हो गया है, तेरे हाथ अब हल नहीं चलाते, बस कांपते हैं। जा यहाँ से निकल जा। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है कि मैं पुराने कबाड़ पर खर्च करूं। मालिक, पैसा फालतू नहीं है, वो मेरा हक है। आपकी तिजोरी में जो सोने की मोहरें और नोटों की गड्डियां हैं, उनमें से कुछ मेरे पसीने की भी हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती किसी गरीब के पैसे खाते हुए? जुबान लड़ाता है, हरामखोर। रुक तेरी तो। पहरेदारों, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। और खबरदार, जो गांव में इसे किसी ने काम दिया, मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगा। पहरेदार दीनू को बेरहमी से घसीटते हुए हवेली के बाहर फेंक देते हैं और उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। वो वहां से सीधे जंगल की ओर चल देता है और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, क्या अकेला होना इतनी बड़ी सजा है? न सर पे छत, न पेट में रोटी। ईमानदारी ने मुझे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक कुत्ता भी मुझे देखकर भौंकता है। क्या फायदा ऐसी सच्चाई का? अगर आज मेरे पास पैसा होता तो क्या उस ठाकुर की हिम्मत होती मुझे छूने की? नहीं, अब बहुत हुआ, अब मैं सीधा नहीं चलूंगा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट होती है। दीनू चौंक कर देखता है, एक छोटा सा चूहा बाहर निकलता है और निडर होकर दीनू के पास आकर खड़ा हो जाता है। रोने से किस्मत नहीं बदलती दीनू भाई, और ना ही गिड़गिड़ाने से ये जमींदार पिघलते हैं। अरे बाप रे, ये कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। मेरा नाम चिकी है। सालों पहले मैंने एक प्यासे महात्मा की जान बचाई थी। उन्होंने मुझे इंसानों की भाषा और उनकी नीयत समझने का वरदान दिया था। मैं तब से इसी जंगल में किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो अंदर से साफ हो, पर दुनिया ने जिसे कुचल दिया हो। एक चूहा बोल रहा है? क्या ये भूख का कोई मायाजाल है? मायाजाल नहीं, हकीकत है दीनू भाई। मैंने सब देखा। उस ठाकुर ने आपकी मेहनत डकार ली, लेकिन याद रखना, जो दरवाजा हाथ फैलाने से नहीं खुलता, उसे तोड़ना पड़ता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं छोटा हूँ, कहीं भी घुस सकता हूँ, हर गुप्त बात सुन सकता हूँ। हम मिलकर इन लुटेरों का हिसाब बराबर करेंगे। पर चिकी, चोरी, मेरा ज़मीर का अचार डालोगे भाई? जब पेट में आग लगी हो तो ज़मीर सबसे पहले चलता है। क्या अपनी मेहनत का पैसा वापस लेना चोरी है? नहीं, ये न्याय है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे किसी का डर नहीं। बताओ, क्या करना है? ठाकुर साहब, वो शहर के व्यापारी से जो सोने के बिस्किट और नकद मिले हैं, उन्हें तिजोरी में मत रखिए। पहरेदारों की नीयत भी आजकल खराब है। तू फिक्र मत कर, तिजोरी तो दुनिया को दिखाने के लिए है। असली माल तो मैंने हवेली के पीछे वाले अनाज कूटने वाले कमरे में छिपाया है। वहां एक पुरानी बोरों के नीचे रखा है। और उस कमरे की चाबी? चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी, पर अब मैंने उस कमरे के पास जो गमला रखा है, उसके नीचे छिपा रखी है। वहां कोई नहीं सोचेगा कि चाबी यहाँ रखी है। चिकी ये सब सुनकर चुपचाप बाहर निकल जाता है और दीवार के पास इंतजार कर रहे दीनू को सब बताता है। दीनू भाई, काम पक्का है। ओखली वाला कमरा और उसके अंदर सोना और पैसा है।
और चाबी कमरे के पास रखे गमले के नीचे रखी है। ठीक है चिक्की, तुमने अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी है। मैं अभी जाता हूँ और वो सोना और पैसे उठाकर लाता हूँ। तू मेरा यहीं बाहर इंतजार करना। दीनू सावधानी से घर के अंदर घुसता है और सीधा वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही जैसे ही वो बोरियां हटाता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अंदर सोने के बिस्किट और नोटों के बंडल रखे थे। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उन सैकड़ों मजदूरों का खून है जिसे इस ठाकुर ने तिजोरी में बंद कर रखा था। चलो चिकी, यहां से निकलना होगा। दीनू वो सारा धन एक बोरी में डालता है और वहां से चुपचाप बाहर निकल आता है। दीनू वो सारा धन लेकर अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे मीरा मिलती है, जो दीनू को अपना भाई मानती थी। और वो दीनू को देखकर उससे बोलती है, अरे दीनू भाई, इतनी भोर में कहाँ से? और ये थैला कैसा है? कुछ नहीं मीरा, बस शहर जा रहा था, घर का कुछ पुराना सामान बेचने। घर की हालत तो जानती ही है। सामान? इतनी सुबह? खैर, अपना ख्याल रखना दीनू भाई। वक्त बड़ा बलवान है, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। बस नियत साफ रखना। हाँ मीरा, नियत ही तो सब कुछ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। दीनू वहां से तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। दीनू वहां से सीधा अपने घर की ओर चल देता है। चिकी, ये तो जादुई सा लग रहा है। इतनी ठंडक है इसमें, पर इसे हाथ में लेते ही कलेजे में आग लग जाती है। क्या वाकई ये अब मेरा है? क्या कल सुबह मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा? यह आपका हक है दीनू भाई, लेकिन याद रखना, ये सोना सिर्फ चमकता नहीं है, ये भारी भी बहुत होता है। इसका वजन तुम्हारी नींद उड़ा सकता है। नींद तो तब उड़ी थी चिकी, जब पेट में भूख के चूहे दौड़ते थे। अब तो मैं चैन से सोऊंगा। पर क्या ये काफी है? ठाकुर के पास तो ऐसा बहुत होगा, और सरपंच, उसने तो पूरे गांव का पैसा डकार लिया है। दीनू भाई, तुम्हारी आंखों में अब भूख नहीं, कुछ और दिख रहा है। क्या एक बार की वसूली काफी नहीं? नहीं चिकी, ये तो बस जख्म पर मरहम है। पूरा इलाज तो तब होगा जब इन मगरमच्छों की तिजोरियां खाली होंगी। कल रात तू सरपंच की हवेली की खबर लाएगा। सुना है उसने इस बार सरकारी सड़क बनाने का सारा पैसा अपने घर तिजोरी में दाब रखा है। सरपंच जी, गांव वाले पूछ रहे हैं कि सड़क का काम कब शुरू होगा। पैसा तो आए हुए महीना हो गया। अरे ओ मुंशी, सड़कें तो कागजों पर बनती हैं, असली मजबूती तो घर की तिजोरी में होनी चाहिए। देख रहे हो ये चादर? इसके नीचे जो तहखाना है, उसमें कल ही मैंने शहर से लाए हुए सोने के सिक्के और गड्डियां रखवा दी हैं। किसी माई के लाल में दम नहीं कि वहां तक पहुंच सके। पर पहरेदार? पहरेदार बाहर सोते हैं, अंदर सिर्फ मेरा कुत्ता सुल्तान रहता है, और सुल्तान को शांत रखने की चाबी केवल मेरे पास है। वो खास किस्म का मांस जो मैं उसे सोने से पहले खिलाता हूँ। चीकी ये सब सुनकर और पलंग के गुप्त रास्ते को देखकर दबे पांव बाहर निकलता है। वो सीधा दीनू के पास पहुंचता है। दीनू भाई, काम बहुत मुश्किल है। सरपंच ने पैसा अपने बेडरूम के नीचे तहखाने में रखा है, और वहाँ सुल्तान खड़ा रहता है, एक ऐसा शिकारी कुत्ता जो इंसान की गन से ही उसे चीर दे। पता नहीं वो सरपंच उसे कुछ खास मांस खिलाने की बात कर रहे था। सुल्तान, अगर उसे वो खास मांस मिल जाए जो सरपंच देता है, तो क्या वो शांत हो जाएगा?
हाँ, सरपंच उसे एक कटोरे में खास मीट देता है जो रसोई की अलमारी में रखा रहता है। अगर मैं वो कटोरा पहले ही सुल्तान के पास खिसका दूं, तो वो खाने में व्यस्त हो जाएगा और आप अपना काम कर पाएंगे। बेहतरीन। कल रात सरपंच की नींद हराम होगी। चिक्की, देख, चादर के नीचे यही वो जगह है। हाँ दीनू, वो कालीन हटाओ, नीचे एक लकड़ी का ढक्कन है। दीनू उस कालीन को हटाता है और तहखाना खोलकर नीचे जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वहाँ सोना और पैसों की गड्ढियाँ रखी थी। दीनू जल्दी जल्दी उन सबको एक बोरी में भरता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। दीनू अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसे फिर से मीरा मिलती है और वो दीनू को देखकर उससे बोलती है, राम राम दीनू भाई, आज फिर इतनी जल्दी? और ये थैला तो कल से भी बड़ा लग रहा है। क्या शहर में कोई खजाना मिल गया है? मेहनत का फल है मीरा, तू अपना काम कर। दुनिया बहुत आगे निकल रही है और तू अभी भी बस दूसरों को टोकने में लगी है। दीनू भाई, आपकी आवाज बदल गई है। कल तक तो आप बड़ी नम्रता से बात करते थे। पैसा आने से पहले ही घमंड आ गया क्या? याद रखना, जो धन अंधेरे में आता है वो उजाला छीन लेता है। उजाला भूखे पेट नहीं दिखता मीरा। जब अपनी मेहनत की कमाई वापस ले रहा हूँ तो घमंड कैसा? बस अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। दीनू वहाँ से तेजी से निकल जाता है। मीरा तो बस उसे जाते हुए देखती रहती है। चिकी, देखा तूने, सरपंच की तिजोरी तो ठाकुर से भी ज्यादा उपजाऊ निकली। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। मैं शहर जाऊंगा, एक बड़ा महल बनवाऊंगा और रेशमी कपड़े पहनूंगा। दीनू भाई, हमने तो तय किया था कि हम सिर्फ अपनी वसूली करेंगे और बाकी पैसा उन गरीबों में बांट देंगे जिनका हक इन लोगों ने मारा था। आज 3 दिन हो गए पर आपने एक धेला भी किसी भूखे को नहीं दिया। चुप कर, तुझे क्या पता गरीबी क्या होती है? मैंने उम्र भर तंगी देखी है। अब जब कुबेर का खजाना मेरे हाथ लगा है तो मैं इसे बांट दूं? पागल नहीं हूं मैं। ये लोग अपनी किस्मत खुद लिखेंगे जैसे मैंने अपनी लिखी है। आपने अपनी किस्मत नहीं लिखी दीनू, आपने चोरी की है। और मैंने आपका साथ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप न्याय कर रहे हैं, पर अब आपकी नीयत डोल रही है। नीयत की बात मत कर। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो याद रख, मैं तुझे वापस उसी जंगल में फेंकाऊंगा। अब मेरा अगला निशाना गांव का साहूकार है। सुना है उसने लोगों के गहने गिरवी रखकर अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में रखे हैं। देखो, गांव में चोरी की खबरें बढ़ रही हैं। ठाकुर और सरपंच लुट चुके हैं। अब अगला नंबर मेरा ही होगा। मैंने सारा सोना और नकदी उस लोहे के संदूक में डाल दी है जो मेरे बिस्तर के ठीक नीचे है। और सुनो, संदूक की चाबी मैंने अपनी तकिए के नीचे रखी है। मालिक, आप फिक्र ना करें, बाहर 4 आदमी तैनात है। चिकी ये सब सुनता है और उसके मन में एक दुविधा पैदा होती है। वो देख रहा है कि साहूकार का डर जायज है, लेकिन उसे दीनू को ये बताना ही होगा। तो वो चुपचाप दीनू के पास चला जाता है। दीनू भाई, वहाँ खतरा है। साहूकार ने जाल बिछाया है। उसने अपने आदमी चारों ओर छोड़ रखे हैं और चाबी उसने अपने तकिए के नीचे रखी है। मेरा बात मानिए, आज रात रहने दीजिए। ये मौत का खेल है। मौत? जब जेब खाली थी तब भी तो मरा ही हुआ था मैं। अब जब मंजिल सामने है तो पीछे नहीं हटूंगा।
तू बस अंदर जा और ध्यान रखना कि अगर कोई अंदर आता हुआ दिखे तो जल्दी से आकर मुझे बता देना, समझे? तू छोटा है, तू ये बड़े आराम से कर सकता है। मैं ध्यान रखूं ताकि आप और पाप कर सकें। दीनू भाई, आप बदल गए हैं। आप वो दीनू नहीं रहे जिसे मैंने बरगद के पेड़ के नीचे देखा था। बहुत बोल चुका तू। याद रख, तू मेरा गुलाम है। जा और ध्यान रख, वरना मैं अभी तेरा गला घोंट दूंगा। दीनू चुपचाप घर के अंदर जाता है और उसे बेडरूम से वो संदूक उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाकर उसमें से सोना और पैसे निकालने लगता है। और जब वो सोना और पैसे निकालकर पोटली में डाल रहा होता है कि तभी एक चेन उस बक्से से बाहर गिरती है, जिसको देखकर चिकी बोलता है, भाई देखिए, ये मीरा की चेन है। कम से कम इसे तो उसे वापस कर दीजिए। उसने आपका हमेशा भला चाहा है। मीरा? कौन मीरा? अब वो मेरी बराबरी की नहीं है। ये सब अब मेरा है, सब कुछ। दीनू वो सारा धन अपनी पोटली में डालता है और वहाँ से जाने लगता है कि अचानक तभी पीछे से पहरेदार आवाज मारता है, कौन है वहाँ? रुको! दीनू पहरेदार की आवाज सुनकर तेजी से भागने लगता है। भारी थैले की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पा रहा था। वो मीरा के घर के सामने कीचड़ में फिसलता है और गिर पड़ता है। उसकी पोटली खुल जाती है और कुछ सोने के सिक्के और मीरा की चेन भी सड़क पर बिखर जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में उन्हें बटोरने लगता है कि तभी सामने से मीरा भी वहाँ आ जाती है। दीनू भाई, ये सब क्या है? ये सिक्के और आपके पास ये मेरी माँ की चेन क्या कर रही है? हट जा रास्ते से मीरा। ये मेरा हक है, सब मेरा है। ये हक नहीं है दीनू भाई, ये पाप का बोझ है। मैंने सोचा था कि आप अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, पर आप तो अपनी आत्मा से ही हार गए। जिस इंसान ने दूसरों का दर्द समझा था, आज वो खुद दूसरों के दर्द का कारण बन गया है। दीनू बिना जवाब दिए वहाँ से आगे भाग जाता है। चिकी उसके कंधे से कूदकर नीचे उतर जाता है और वहीं रुक जाता है। दीनू मुड़कर नहीं देखता। उसे लगता है कि वो जीत गया है, पर उसे नहीं पता कि अब वो अकेला है। सब मिल गया, सब कुछ मेरे पास है। अब मैं इस गांव का राजा हूं। कोई मुझे बेकार नहीं कहेगा, कोई मुझे कीचड़ में नहीं फेंकेगा। तभी उसका ध्यान झोपड़ी के कोने में जाता है, जहाँ चिकी हमेशा बैठता था, लेकिन वहाँ अब चिकी नहीं था। दीनू चिकी को आवाज लगाने लगता है, चिकी, ओ चिकी, कहाँ मर गया? देख, आज हम शहर निकलेंगे। जवाब क्यों नहीं देता? पता नहीं ये कहाँ चला गया। सन्नाटा दीनू को काटने दौड़ता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इन सोने के सिक्कों में आवाज तो है, पर जान नहीं। वो अकेला है और ये अकेलापन उस गरीबी से भी ज्यादा डरावना है जिसे वो पीछे छोड़ आया था। मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी तिजोरी खाली कर दी उस शैतान ने। और मेरा तहखाना भी। गांव की सड़क का पैसा ले गया वो चोर। मैंने कहा था ना, वो गरीब दीनू ही ये सब कर सकता है। उसकी आंखों में कल मैंने वो आग देखी थी। पहरेदारों, पूरे गांव का कोना कोना छान मारो, उसे जिंदा या मुर्दा यहाँ लाओ। तभी भीड़ में से मीरा आगे आती है और उन सब से बोलती है, रुक जाइए, शोर मचाने से न्याय नहीं होगा। दीनू भाई चोर नहीं थे, उन्हें चोर बनाया गया है और उन्हें सजा आप नहीं, उनका खुद का ज़मीर देगा। दीनू वापस जंगल में पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है। दीनू भारी थैला उठाते हुए वहां पहुंचता है। उसे लगा था कि यहाँ उसे सुकून मिलेगा, पर यहाँ चिकी पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा है। चिकी, तू यहाँ है? चल मेरे साथ, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। देख, हमारे पास कितना सोना है। कहाँ जाओगे दीनू भाई? जहाँ भी जाओगे
खुद को साथ ले जाओगे, और जो इंसान खुद से नजरें नहीं मिला सकता वो पूरी दुनिया से छिपकर भी कैद में ही रहता है। क्या करता चिकी? इन्होंने मुझे कुचला था। उन्होंने शरीर को कुचला था, पर तुमने अपनी आत्मा को खुद मार दिया। मीरा की वो चेन देखी? वो सिर्फ सोना नहीं था, उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसे भी तुमने नहीं छोड़ा। चिकी, मुझे बचा ले। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी वो पुरानी जिंदगी दे दे। मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मुझे ये डर नहीं चाहिए। रास्ता अभी भी खुला है तीनों भाई, लेकिन इस बार रास्ता भागने का नहीं, लौटने का है। दीनू चिकी की बात मानकर वापस गांव लौट आता है और वो सीधा गांव की चौपाल पर जाता है, जहां पर ठाकुर, सरपंच, मीरा और कुछ गांव वाले मौजूद थे। ठाकुर दीनू को देखकर गुस्से में बोलता है, बोल, कहाँ है चोरी का पैसा? अभी के अभी सब वापस कर, वरना तुझे इसी पेड़ से उल्टा लटका देंगे। माल यहाँ है ठाकुर, इस थैले में, और बाकी मेरी झोपड़ी में। ले लो अपना ये सोना, ये पैसा। ये खुशियां नहीं देता, ये सिर्फ अंधेरा देता है। मीरा, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी भूख मिटाने के चक्कर में तेरी यादों का सौदा कर दिया। मैं सजा के लिए तैयार हूं। इसे जेल भेजो। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रुक जाइए, इसने सब वापस कर दिया है। इसने अपनी गलती मान ली है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी किसी गरीब का हक ना मारा हो? ठाकुर साहब, क्या आपने इसकी मजदूरी दी थी? सरपंच जी, क्या सड़क का पैसा वाकई सड़क के लिए था? सभी गांव वालों ने मीरा की बात में सहमति दिखाई और दीनू को सजा के तौर पर उसे गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो अब दुखी नहीं था। वो फिर से उसी जंगल के बरगद के नीचे बैठा था। उसके पास अब सोने का थैला नहीं, बल्कि मेहनत से कमाई हुई एक सूखी रोटी है, जिसे वो बड़े चाव से खा रहा है। चिकी, आज ये रोटी बहुत मीठी लग रही है। क्योंकि इसमें डर का नमक नहीं, मेहनत की मिठास है दीनू भाई। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा, जहां कम ही सही पर सुकून होगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ है।